आज के मुख्य अतिथि, आज के मुख्य वक्ता, राजस्थान से ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम सभी करतल ध्वनि से, तालियों की गड़गड़ाहट से भजन लाल शर्मा जी का आज असंध विधानसभा में पहुंचने पर भजन लाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भजन लाल को जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, असंध में ऐसा नारा लगेगा तो कैसे काम चलेगा? तो ये आवाज कहां तक जानी चाहिए? जानी चाहिए ना? तो जोर से बोलेंगे ना अब की बार। बोलिए भारत माता की। हाँ, ये ना, बोलिए भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में असद विधानसभा की इन जनसभा में आपके अपने लाडले जिन्होंने की हरियाणा में एक विकास के आयाम को छूने का काम किया, ऐसे आपके अपने लोक लाडले करनाल लोकसभा के प्रत्याशी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब, और इस विधानसभा के पूर्व विधायक मेरे मित्र पंडित जिलेराम जी शर्मा साहब, मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और सभी मेरे दिल के टुकड़े युवा साथियों, आप सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये धरती दानवीर कर्ण की धरती है, यह इतिहास की धरती है, और ये वो धरती है, इसने बहुत युद्ध भी देखे हैं और आताताइयों को जवाब देने का काम भी यहां के हमारे पूर्वजों ने भी किया है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपको ध्यान भी दिलाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई में हम फोड़ के चले जाते थे, किसी रेलवे स्टेशन को निशाना बनाते थे और लोग कहते थे कि लावारिस किसी वस्तु से हाथ ना लगाएं, ऐसे विज्ञापन आते थे। मैं भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद कहीं आतंकवाद नजर आया क्या? कहीं आतंकवाद देखा क्या? कहीं आपने इस तरह से देखा क्या कि आज यहां बम फूट रहा है, वहां बम फूट रहा है? किसी ने हिम्मत की क्या? अरे एक बार हिम्मत की थी तो उनको कैसा जवाब मिला आपको ध्यान है? अंदर घुस के मारने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था। आतंक के साये में, नक्सलवाद के साये में देश जी रहा था। यही नहीं मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में तुष्टीकरण के आधार पर किस तरह से देश चल रहा था। तुष्टीकरण के आधार पर इस देश को चलाना चाह रहे थे और उन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर इस देश को कितना बड़ा नुकसान किया है। और आज वो लोग, आपने देखा है कि वो लोग आ रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं,
अरे 70 साल से आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 70 साल में आपने, राहुल बाबा आज भी गरीबी हटाने का नारा दे रहे हैं। अरे आपकी दादी जी या नानी जी भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आपके पिताजी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मनमोहन सिंह जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। सोनिया गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या आपने गरीबी हटाने का काम किया? इस कांग्रेस का गरीब से कोई नाता नहीं रहा। अगर इस देश में गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो या हमारे देश का विकास हो या सीमाओं की हमारी सुरक्षा हो या देश दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर ये किसी ने बढ़ाया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। आए दिन जिस तरह की घटनाएं होती थी, आज वो कह रहे हैं इन्होंने जाति पात के आधार पर देश को बांटने का काम किया, धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम किया, और आप देख रहे हैं प्रांतवाद के आधार पर बांटने का काम किया, और अभी ये कह रहे हैं रंग भेद से बांटने का काम कर रहे हैं। वहां के प्रांत के लोग ऐसे लगते हैं, वहां प्रांत के लोग ऐसे लगते हैं, उस प्रांत के लोग ऐसे लग रहे हैं। भाई आपको कैसे लगते हैं? ये तो भारत है, अखंड भारत है। अब पीओके की बारी भी है। आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपने धारा 370 आपके पूर्वजों ने लगाने का काम किया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप कहते धारा 370 हटाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। अरे कंकड़ भी फेंका क्या? कंकड़ एक आपको लगा क्या? खून की बूंद भी गिरी क्या? धारा 370 हटा करके कश्मीर के अंदर जिस तरह से आज खुशहाली है, पर्यटक हमारे जा रहे हैं, और कश्मीर के अंदर जिस तरह के वहां के लोग जो हमारे एससी और एसटी के लोग थे, उनको आरक्षण नहीं था, आज वो उस आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच में यह निवेदन करने के लिए आया हूं। कांग्रेस ने हमेशा धोखा देने का काम किया है। कांग्रेस के जो एक गठबंधन वाले हैं, ये उनसे भी बड़े ठग हैं। आप देखते हैं आए दिन किस तरह के घोटाले कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, अरे एक बात बताइए, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब ये कह रहे हैं कि साहब हम जेल। अरे भाई, आप अन्ना हजारे का सहारा लेकर के देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के आधार के लिए आप आए थे। आपने जब भ्रष्टाचार के साथ लड़ाई लड़ने की बात कही थी, आप तो भ्रष्टाचार में इतने डूब गए कि आप पता ही नहीं चला कि आप कितने डूब गए भ्रष्टाचार के अंदर। जब आपको पता चला, जब आपने देखा कि किस तरह से मैंने भ्रष्टाचार किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग और ये गठबंधन के लोग, गठबंधन नहीं ठगबंधन के लोग हैं, ये ठगने का काम करते हैं और देश को बांटने का काम करते हैं। मैं आपसे यही कहने के लिए आपके बीच में आया हूं, मेरे भाई और बहनों। हमारे मनोहर खट्टर जी कितने सीधे सरल और सज्जन व्यक्ति हैं। इन्होंने हरियाणा के विकास को किस तरह से गति दी है, और अब आपके लोकसभा के वो प्रत्याशी हैं। और आपको पता है, जब खट्टर साहब जीत के जाएंगे, खट्टर साहब जब जीत के जाएंगे तो उन्होंने हरियाणा को देखा है, और जब डबल इंजन की सरकार होगी तो हरियाणा का विकास किस तेजी से दौड़ेगा, किस तेजी से दौड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि आप सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता होगा
जब देश की आजादी का युद्ध चल रहा था तो जितने लोग युद्ध लड़ रहे थे उससे कई गुने लोग तमाशा देख रहे थे। वो तमाशा इसलिए देख रहे थे कि उनको उस युद्ध का भान नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था, उनको पता नहीं था कि युद्ध आखिर किस लिए लड़ा जा रहा है। आज भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिन लोगों को भान नहीं है, वो धारा के विपरीत बात करते हैं, उन लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय आपका है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, और आपने 2014 के बाद परिवर्तन तो देखा है ना, कितना परिवर्तन देखा है। आप अब हाईवे पे जाते हैं, 6 लेन पे जाते हैं, कैसा आनंद आता है, जाता है ना। आपका हाईवे निकला हुआ है, कैसा लगता है मेरे भाइयों, ये तो बताओ, कैसा आनंद आता है। कभी आपने सोचा था क्या, यह दिल्ली से निकलते हैं ये एकदम पूरी तरह से, पहले कितना समय लगता था और अब कितना समय लगता है, और आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो कैसा महसूस होता है कि हम कहां गए। मैं आपसे इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी। धीरे 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 वो समय आ रहा है, और उस नरेंद्र से इस नरेंद्र का बदलाव आप देख रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश के अंदर बदलाव हो रहा है। यही नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था जो 2014 से पहले 11वें स्थान पर थी, आज हम 5वें पायदान पे हैं। आने वाले 2 साल में हम 3रे स्थान पर होंगे, और आने वाले समय में भारत दुनिया का सिरमौर होगा, और हम उन महाशक्तियों में 1 नंबर के होंगे, 1 नंबर के होंगे। मैं आपसे यही कहने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं मेरे भाई और बहनों, कि हम सबको सजग रहना है, सजगता के साथ काम करना है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाना है, 3री बार प्रधानमंत्री बनाना है। जब आप देखेंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर मैं गया हूं, सभी प्रांतों में जाने का मौका मुझे मिला है, जिस तरह का वायुमंडल है, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की हवा है, लोग मोदी जी के नेतृत्व में इस देश दुनिया में भारत को देखना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, वो समय आ गया कि स्वामी जी ने कहा था, युवाओं से उठो, जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ, और आगे आने वाला समय देश दुनिया में भारत का है, भारत का है, भारत का है। मेरे भाई और बहनों, अंत में मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आज 13 मई है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आज 13 मई है। आज ही के दिन राजस्थान में 11 मई और 13 मई आपको ध्यान होगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई और 13 मई को बम विस्फोट किया था, बम विस्फोट किया था पोखरण में। और दुनिया ने जब कहा था कि हम प्रतिबंध लगा देंगे, उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतिबंध लगा दीजिए, हमें किसी तरह की आवश्यकता नहीं है। हमने एटम बम बनाया है और उसका परीक्षण भी किया है, और हमने हमारी ताकत दिखाई दुनिया को कि हमारे पास भी एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम है। और वो ये वो दिन है, और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये बढ़ती हुई भारत की शक्ति, ये बढ़ती हुई भारत का सामर्थ्य दुनिया को पच नहीं रहा है। लोग पाकिस्तान वालों का राग आजकल बहुत अच्छी तरह से गा रहे हैं, वो पाकिस्तान वालों का राग गा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये है। अरे भाई, आपका पाकिस्तान का प्यार है तो वीजा कराइए, पासपोर्ट लीजिए, 2, 3, 4 महीने 10 महीने रह करके आइए, मालूम पड़ जाएगा आपका पाकिस्तान का प्यार कैसा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से एक
टुकड़े टुकड़े गैंग और इनका पाकिस्तान प्रेम आपको दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी इस भारत मां से हेत नहीं लगाया। हमेशा आप देखते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर दिवाली पर आपको कहां मिलेंगे? सेना के उन जवानों के बीच में सीमा पर मिलेंगे। और यह ऐसे हैं जो जैसे ही 10 दिन मिलते हैं महीने भर विदेश से घूम करके आते हैं। आप इनका जरा एक बार आंकलन तो कर लीजिए कैसे लोग हैं। मैं यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि आपके यहां एक को है ना 25 मई को आपके यहां चुनाव है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 25 मई के दिन, क्योंकि हमारे पास मोबाइल में 2-2, 400, 500, 1000, 2000 नंबर है। क्यों कभी कभी लगता है दिए तले अंधेरा हो जाता है, क्योंकि हमारे भाई से, हमारे रिश्तेदार से, हमारे मिलने वाले से, हमारे पड़ोसी से हम नहीं कह पाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जितने भी हमारे मोबाइल में नंबर हैं उन सभी को पहले तो अपनी वीडियो बना के डालिए कि आपको वोट डालना है। उसके बाद उनको मैसेज करिए, फोन करिए, उनको बताइए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए, देश को सम्मान दिलाने के लिए, दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, हमारी गरीबी मिटाने के लिए और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 25 मई को कमल के बटन के आगे, कमल के फूल के आगे बटन दबाना है और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आपके बहुत लाडले प्रत्याशी मनोहर खट्टर जी को विजयी बनाना है। मनोहर खट्टर जी को विजयी बनाना है। ये आप सभी काम करने को तैयार है ना? पूरी तरह से तैयार है ना? तो हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं तो मैं ये दुपट्टा माननीय खट्टर साहब को पहना दूं। ये राम जी का केसरिया दुपट्टा है। आप ये मत तो हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ खड़े करिए। वैसे भी मुख्य वक्ता के बोलने के बाद कोई बात का कोई प्रसंग बनता नहीं है। बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। लेकिन चूंकि उनको हेलीकॉप्टर से तुरंत दिल्ली जाना है, अगर वो बाद में बोलते तो उनका हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता था। हम तो घर के आदमी हैं, यहाँ से चलेंगे अपनी गाड़ी दौड़ा के कहीं भी किसी गांव में जाके रह जाएंगे, बला सो जाएंगे, जलमाना सो जाएंगे, साहस कहीं भी सो जाएंगे। तो इसलिए भाइयों थोड़ी देर आपसे बात करूंगा, आप थोड़ा शांति से बैठेंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक पंडित जिलेराम जी शर्मा, पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक श्री बख्शीश सिंह विर्क जी, श्री यशपाल ठाकुर जी, सज्जन कटारिया जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष भाई सज्जन अत्री जी, बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, कलाकार मित्रों, पत्रकार छायाकार मित्रों, मुझे बहुत अधिक नहीं कहना, मुझे तो इतनी बात कहनी है कि चुनाव में 25 तारीख को पोलिंग है, आज हम 13 तारीख में आ गए हैं। मात्र 11 दिन का समय शेष है। 11वां दिन तो व्यवस्थाओं का होता है, प्रचार के तो 10 ही दिन बचे हैं। तो इन 10 दिनों में हम लोगों ने पूरे इलाके में घूम करके हर गांव में हर घर तक पहुंचना है। हमने विशेष व्यवस्थाएं की हैं
जैसे मैं स्वयं पिछले कुछ दिनों पहले, यानी शायद 30 अप्रैल की बात है, मैंने अपनी एक यात्रा शुरू की थी और कुछ गांवों में से यात्रा करके सबसे पहले असंध विधानसभा के गांव को टच किया था, चाहे वो उसमें गंगा टेढ़ी पोपड़ा से शुरू करके बाहरी थल, खेड़ी सरफड़ी, बिलौना, राड़ा, ललैण, चोचड़ा, अच्छनपुर, निसंग, इतने गांव में सब में जाकर के यात्रा की थी। और मैं उस दिन की यात्रा के बाद आज असंध आकर के आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में जिन लोगों ने उस दिन स्वागत किया, इतना आनंद का एक विषय था कि मैं तो वास्तव में असंध से उसी दिन से निश्चिंत हो गया था। फिर भी असंध के लोगों का प्यार, असंध के लोगों का प्यार आज दोबारा से लेकर के आया है। अभी 4 दिन से हमारे कार्यकर्ता हर घर जाने का अभ्यास कर रहे हैं। बैठ जाओ भाई। बूथ के ऊपर डोर टू डोर जाकर, यानी अगर इस विधानसभा में लगभग ऐसा मान के चलो कि 40,000 परिवार होंगे, 40,000 परिवारों में सब में आप जाइए और सब में बताइए क्या मोदी जी ने क्या क्या काम किए। आखिर मोदी जी इस देश के ही नहीं, दुनिया के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। इतना बड़ा नेता मैं कहता हूं आज तक दुनिया में कभी नहीं आया जितने बड़े मोदी जी हैं। जब मोदी जी यहां पहुंचते हैं, लोग उनके नाम का जाप करने लग जाते हैं, मोदी मोदी। आखिर तो ऐसा क्यों करते हैं? मैं पूछता हूं, मोदी जी तो जैसे आप हम हैं ऐसा ही शरीर है उनका। उनकी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक मुंह है, एक नाक है, शरीर है, जैसा वो वैसे हम। लेकिन उनके नाम का जाप होता क्यों है? इसलिए होता है कि वो दिन रात अपने बारे में नहीं सोचते, वो मित्रों देश के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं देश पहले, इंडिया फर्स्ट। उनको अगर चिंता है तो अपने इस 130 करोड़ लोगों के परिवार की चिंता है। मित्रों, देश के कठिन से कठिन काम उन्होंने चुटकी में कर दिए। जैसा अभी भजनलाल जी शर्मा बता रहे थे, आखिर 370 बीज किसका बोया हुआ है? ये नेहरू जी का बोया हुआ बीज है। 1947 में जब संविधान बनाया था, उसमें एक ये फांचर फंसा दी थी। फांचर समझते ना? हाँ, ऐसी रुकावट बना दी, ऐसी अड़चन डाली कि आखिर एक देश, उसका एक कानून बनता है। जम्मू कश्मीर के लोग कहते थे कि जब तक हम नहीं देख लेंगे, पास नहीं कर देंगे, तब तक हमारे यहां लागू नहीं हो सकता। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बाप की जगह है और स्टेट गवर्नमेंट बेटे की जगह है, इसका मतलब यह है कि बेटा बाप से बड़ा हो गया। यही मतलब था ना। लेकिन इसका विरोध हमने लगातार किया। इन कांग्रेस के लोगों ने डराया कि अगर आपने 370 खत्म कर दी तो फिर खून की नदियां बह जाएंगी, गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन एक दिन सवेरे सवेरे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने लिख दिया कि आज से 370 खत्म। किसी को कोई खरोंच आई क्या? खरोंच नहीं आई ना। ऐसे ही 500 साल पुराना ये राम जन्मभूमि का मुद्दा, ये भी अटका पड़ा था। कितने झगड़े, विवाद, लड़ाइयां, बहसबाजी खूब होती थी। आखिर में वकीलों ने खूब अपनी जिरा करके ये सिद्ध कर दिया कोर्ट में जाकर के कि ये स्थान पर भगवान राम लला का जन्म हुआ था, ये स्थान जन्मभूमि है। और कितना अच्छे तरीके से काम किया। मुस्लिम समाज ने भी कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा मान लेंगे। डॉक्टर अंसारी, जिसने बाबरी मस्जिद का वो केस लड़ा था, वो भी अयोध्या में जाकर के राम जन्मभूमि मंदिर पर खड़ा हो गया कि हाँ मैं मानता हूं, कोई विवाद नहीं। इतनी समस्याओं का हल मोदी जी निकाल सकते हैं। और इन समस्याओं की जड़ कौन है? इनकी जड़ कौन है? तो कांग्रेस को भगाना है मित्रों, कांग्रेस को भगाना है।
25 मई कांग्रेस, 25 मई कांग्रेस, 25 मई कांग्रेस और 4 जून आई भाजपा जनता को भाई। 4 जून आई भाजपा जनता को भाई। देश में फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को बनाना है और सिंपल मेजोरिटी से नहीं। अब ये भी एक कहानी बताता हूं आपको। कांग्रेस कैसी अफवाहें फैलाते हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी सरकार तो 272 सीटों में बना लेगी, यानी ये तो मान गए कि कांग्रेस सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन जाएगी, कांग्रेस ये मान गई। लेकिन पूछते हैं फिर 400 क्यों चाहिए? अरे भाई, एक मजबूत सरकार बने, दुनिया में हमारी सरकार का डंका बजे, हम 400 इसलिए चाह रहे हैं ना हम तो आओगे तो संविधान को खत्म कर दोगे, ये वो गले में लगाते हैं, ये अफवाह फैलाते हैं ताकि कुछ लोग भ्रमित हो जाएं। मोदी जी ने कहा संविधान के निर्माता थे डॉक्टर अंबेडकर। मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर दोबारा से जन्म लेके आ जाएं, जिन्होंने संविधान बनाया था दोबारा से आ जाएं। वो भी कह दें कि इस संविधान को खत्म कर नया बनाएंगे, तब भी संभव नहीं है, नहीं बन सकता मित्रों, नहीं बन सकता। मित्रों, देश में मोदी जी ने काम किया। हालांकि चुनाव ये लोकसभा का है, हमको अपनी सरकार की बात तो करनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं थोड़ी करने की इच्छा रखता हूं। 9.5 साल आपकी मैंने सेवा की है। हरियाणा के अपने इस 2,82,00,000 लोगों का ये जो मेरा परिवार है, इस परिवार की सेवा मैंने की है, लगातार सेवा की है। और ऐसी ऐसी चीजें की जो उलझी पड़ी थी, उनको सुलझाने का रास्ता नहीं था। लोग चक्कर काटते रहते थे। चंडीगढ़ के छोटा सा काम होता था, एजेंट को पकड़ते थे, वो कहता था गाड़ी निकाल, गाड़ी तो है नहीं, किराए की करके ला, किराए में फिर तेल डलवा, वहां जा करके होटल का खर्चा भरो, खाने का खर्चा, और खाने का ही नहीं साथ में पीने का भी खर्चा वो भी करवाते थे। और मानो ट्रांसफर हो भी जाए, वहां कुछ ले दे करके ट्रांसफर करा लेते थे। घर में फोन करते थे मास्टर जी कि मास्टर नहीं हलवा बना के रख, कि क्यों? मेरा ट्रांसफर हो गया, मन चाहे जगह पर ट्रांसफर हो गया, तो हलवा बना के रख, मैं शाम को आऊंगा, खुद भी खाएंगे, पड़ोसी को भी बांटेंगे। अब मास्टर जी कहा चलो भी चलते हैं वापस। तो एजेंट कहता है कि भाई देख, गाड़ी तो छोड़ जाए यहां और तू बस में चला जा, क्योंकि मेरा एक और आदमी ग्राहक साथ है मेरे है, उसके भी 2 दिन और लगेंगे काम कराने के, उसके बाद मैं गाड़ी ले आऊंगा। किराया इसी का चल रहा है, जिसका काम हुआ इसी का पैसा लग रहा है। गाड़ी उसने रख ली, बस में बैठ के आता है, घर पहुंचता है तो घर में जो घरवाली है वो मुंह लटकाए खड़ी। भाई भगवान, तू मुंह लटका के खड़ी है, मैं ट्रांसफर करा के आया हूं। तो पत्नी कहती है अपने पति को, हमारे यहां ऐसे पत्नियां भी कई बार पति को हल्के शब्दों से कह देती हैं, कहती है ना कि जाए रोया कि क्या ट्रांसफर करा के आया तू? ट्रांसफर तो तेरा, तू वहां से चला था, उससे टाइम कैंसिल हो लिया था, तेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया, कोई और करा के ले गया। तो ये हालत जनता ने देखी हुई है। हमने कहा नहीं, जिस आदमी को जो चाहिए ऑनलाइन फॉर्म भरो, पोर्टल पर डाल दो, और हम जो है आपका घर बैठे काम करके देंगे। ओल्ड एज पेंशन हमने घर बैठे लोगों की बनवाई, और केवल बुजुर्गों की नहीं, बूढ़ा बूढ़ी को तो बनती है। हमें एक हमारे ये साथी ने कहा कि आप जैसे विधवाओं की पेंशन बढ़ाते हैं, विधवा की पेंशन बढ़ती है ना, तो उसने शब्द विधानसभा में प्रयोग किया था, कर देता हूं यहां प्रयोग। वो करने लगा कि भाई रांडिया की ओर बढ़वा दो। उस टाइम तो हमें मजाक लगा, लेकिन बाद में लगा कि बात तो बड़ी ठीक है कि आखिर पति की मृत्यु हो तो हमारी बहन अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए उसको सहायता चाहिए, लेकिन अगर घरवाली की डेथ हो जाए तो यही हाल तो नौजवान पुरुष का भी तो होता है, उसकी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बच्चे होते हैं। तो हमने तय कर दिया कि भाई अब जिसकी 40 साल की उम्र हो गई और पत्नी की डेथ हो गई, उसकी भी 3,000 पेंशन बंधेगी। फिर एक और विषय आया, कुछ लोगों ने कहा गांव में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती,
हमने कहा भाई 45 साल तक उम्र, उस उम्र तक शादी, कोई कोई काम ऐसा होता है जो करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी जब आवाज उठती है किसी बात की तो कहते हैं जब बीज बो दिया जाए तो कभी तो अंकुर होगा, थोड़ा सा पौधा बनेगा, तना बनेगा, फल देगा ना। अपना अपना टाइम होता तब हो जाता है। अब आपने एक आवाज उठा रखी है यहां बड़ी जोरदार तरीके से, कौन सी? अब देखो आज तो कुछ संभव नहीं है ये घोषणा करना, लेकिन मैं इतनी बात कहता हूं कि जब कोई बीज बोया जाता है तो कभी तो पेड़ बनेगा, फल आएगा, फूल आएगा। तो आपने बीज बोया, 6 जून निकलने दो, थोड़े दिन इंतजार करोगे, शायद भारत माता की